नीलेश, इसलिए मैं गांव में पोस्टिंग नहीं लेना चाह रही थी। अच्छा भला शॉर्टकट है, फिर भी न जाने क्यों लोग इधर से जाने को मना कर रहे थे। शायरा, अगर गांव वाले मना कर रहे थे तो तुम्हें उधर से नहीं आना चाहिए था। खैर, अपना ध्यान गाड़ी चलाने पर लगाओ, मैं कॉल रखता हूँ अभी। जैसे ही शायरा ने कॉल रखा, उसकी गाड़ी धुक धुक करते हुए रुक गई। उसने कई बार चाबी घुमाकर स्टार्ट करने की कोशिश की, पर सब बेकार रहा। उसने सामने देखा तो दूर दूर सिवाय अंधेरे और सन्नाटे के कुछ नहीं दिख रहा था। ऊपर से आसपास से आने वाले कुत्ते और भेड़ियों की आवाजों से उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपना मोबाइल उठाया ताकि नीलेश से मदद मांग सके, पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। इसलिए शायरा खुद ही हिचकिचाती हुई गाड़ी से नीचे उतरी ताकि देख सके कि आखिर दिक्कत क्या है। गाड़ी से उतरते ही उसे आसपास की अजीब आवाजें और भी तेज सुनाई देने लगी। जब उसने घबराते हुए अपनी गाड़ी का बोनट खोला तो उसमें से बेहिसाब धुआं बाहर निकलने लगा, जिससे वो खुद को खांसने से रोक नहीं पाई। फिर जब धुआं छटा तो उसने पाया कि इंजन बहुत गर्म हो गया है। उसे नॉर्मल करने के लिए उसने इंजन के वाटर बॉक्स में पानी भर दिया। फिर जैसे ही उसने गाड़ी के बोनट को नीचे किया तो सामने एक लाल गुब्बारा दिखा, खूनी लाल, जो बोनट के ऊपर ही लहरा रहा था। गुब्बारे को देखकर शायरा चौंक गई, क्योंकि दूर दूर तक उसके सिवा वहाँ कोई नहीं था। उसने घबराते हुए उस गुब्बारे को पकड़ने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो उस गुब्बारे को पकड़ पाती, हवा के एक झोंके के साथ वो उड़ने लगा। शायरा ने गुब्बारे की तरफ ऐसे देखा जैसे पता नहीं क्या उससे छूट कर जा रहा है, और फिर वो बिना कुछ सोचे समझे उस गुब्बारे के पीछे पीछे चल पड़ी। हर बार वो उस गुब्बारे की डोर को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती और हर बार वो हाथ से छूटकर गुब्बारा आगे निकल जाता। ऐसा करते करते शायरा गुब्बारे के साथ अपनी कार से दूर जंगल में एक काठ के घर के पास पहुंच गई, जहां पहुंचकर उसे याद आता है कि वो अपनी गाड़ी से बहुत दूर निकल आई है। जिसके बाद वो वहां से उल्टे पांव अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने को हुई ही थी कि अचानक वो लाल गुब्बारा एक तेज आवाज के साथ फट गया और उसके साथ ही उस घर का दरवाजा खुला, जिसके अंदर से अनगिनत चमगादड़ बाहर उड़ाए। और फिर एक दरवाजे की चौखट को पकड़ते हुए कोई उसके पीछे से अपना आधा मुंह बाहर निकालता है, जिसकी आंखें काली स्याह और सर पर एक अजीब पगड़ी थी। उसे देखते ही शायरा चीख पड़ी। उसने डरते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? बाहर क्यों नहीं आते और इस वीरान जंगल में क्यों रहते हो? शायरा के सवाल का उस पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए एक बार उसने फिर से चीखते हुए पूछा, अरे कौन हो तुम? गुब्बारे वाला, इधर अंदर आ जाओ, गुब्बारे दूंगा मैं, तुम्हें यही चाहिए ना? आओ ले लो। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि शायरा के मन में फिर से एक बात आई कि वो वहां से भाग जाए। फिर उसने आओ देखा न ताव और उल्टे पैर वहां से भागने को हुई ही थी कि कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी ने उसके बालों को पकड़कर उसे अंदर घसीट लिया हो। गुब्बारे वाले ने भी भयानक मुस्कान के साथ दरवाजा एक झटके में बंद कर लिया। ये क्या बात हुई? सिर्फ गाड़ी मिली, मेरी बीवी कहाँ गई? देखिए श्रीमान, तनिक अपना आवाज नीचे कीजिए। ये पुलिस स्टेशन है, आपका ससुराल नहीं है, हाँ? और मना किया था ना गांव वालों ने, फिर भी जेम्स बॉन्ड बनने की क्या जरूरत थी, हैं? हो गया ना कांड। और आपकी बीवी पहले नहीं है और ना ही आखिरी होगी। अरे भला भूत प्रेत के मामले में हम पुलिस वाले क्या करेंगे, है ना श्यामलाल? जी सरकार। देखिए, हम फिर भी कोशिश करेंगे, पर आज तक कोई मिला ही नहीं, तो आपकी बीवी कौन सी? खैर, कोशिश करेंगे हम, आप जाइए। नीलेश समझ गया था कि इन पुलिस वालों के वश में कुछ भी नहीं है। ऊपर से उसने गांव वालों से पूछताछ में जितना भी सुना, उससे वो समझ गया था कि उस रास्ते में कुछ तो ऐसा है जो काफी अजीब है। नीलेश मॉडर्न था, पर उसे भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास भी था, इसलिए वो इंटरनेट पर भी इस जगह के बारे में छानबीन करने लगा। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, द ग्रेट घोस्ट हंटर वांट टू क्विट हंटिंग। नीलेश ने आज तक घोस्ट हंटिंग के बारे में बस सुना ही था, लेकिन उस घोस्ट हंटर की कहानी पढ़ उसे ये विश्वास हो गया था कि हो न हो उसकी बीवी शायरा को ढूंढने में वो ही उसके काम आ सकता है। इसलिए वो उस गांव से काफी दूर पहाड़ों की तरफ उस घोस्ट हंटर को ढूंढने निकल पड़ा, जिसके बारे में उसे बस इतना पता था कि वो हिमाचल में कहीं रहता है। पर कहते हैं ना कि प्यासे तालाब को ढूंढ ही लेते हैं, वैसे ही नीलेश ने भी उस घोस्ट हंटर के पते को ढूंढ निकाला। वो घोस्ट हंटर कपल हिमाचल की भीड़ भाड़ से दूर एक पहाड़ी के कोने में रहते हैं। जैसे ही नीलेश वहाँ पहुँचा, एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला,
तुम आ ही गए नीलेश। मैंने कहा था मिस्टर एंड मिसेस चार्ल्स को तुम उनका पता ढूंढ ही निकालोगे। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे और भी बहुत कुछ पता है नीलेश, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। घबराओ मत, चार्ल्स के यूनिवर्स में मेरे जैसे और भी बहुत अनोखे नमूने हैं। इस वक्त तुमने जिस गमले पे हाथ रखा है असल में वो शापित है। ओह, आराम से, अगर ये टूटा तो वो आजाद हो जाएगा। और वो तो मेरे जैसा मासूम भी नहीं है। अगर तुम ये सब जानते हो तो ये भी बता दो कि मेरी बीवी कहाँ है। नीलेश, ये सब उनको ही जान पाता है जो हमें तलाश रहे होते हैं। ज्यादा उम्मीद मत लगाओ इस नटखट आत्मा से, और तुम यूं ही मत घुमा करो वरना फिर से कैद कर दूंगा। मिस्टर चार्ल्स के इतना कहते ही वो आत्मा गायब हो गई। चार्ल्स भी नीलेश को अपने घर के अंदर ले गए, जो किसी नॉर्मल इंसान के घर जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसका हर एक कोना वहाँ रखी हर एक चीज बयां कर रही थी कि ये घर एक घोस्ट हंटर का ही है। अंदर पहुँचते ही चार्ल्स नीलेश से कहता है, पता है हमें दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, फिर भले ही उसमें आस्था हो या ना हो। ठीक इसी तरह भूत पिशाच या किसी पैरानॉर्मल चीजों से बचकर रहना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप भूत में विश्वास रखते हैं या नहीं। शायरा को उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो गई। लोगों के मना करने के बाद भी गई। देखिए मिस्टर चार्ल्स, ये बात तो सभी कह रहे हैं, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। प्लीज आप उसे बचा लीजिए। नीलेश की इस बात पर चार्ल्स ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, माफ करना पर हमने घोस्ट हंटिंग छोड़ दी है। बस अब तुम जा सकते हो। प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरी आखिरी उम्मीद है आप। ओफो नीलेश, तुम्हें ये भी पता नहीं कि वो जिंदा भी होगी या नहीं, फिर अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो? भूल जाओ उसे। मिस्टर चार्ल्स, क्या ये तुम खुद से कह पाते? अगर मैं किसी मुसीबत में फंस जाती तो? नहीं ना? तो हम इसकी मदद जरूर करेंगे। Shall we go now? मिस्टर चार्ल्स अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाए और फिर बाकी जरूरी सामान के साथ वो नीलेश के साथ निकलने के लिए तैयार हो गए। हेलो मिस्टर नॉटी, जब तक हम वापस नहीं आते हैं मेरे यूनिवर्स की जिम्मेदारी तुम्हारी, समझे? जो हुक्म मेरे आका, कोई शैतानी नहीं और नजरें हर जगह रखना। आत्मा को ये सारी बातें कहते हुए चार्ल्स नीलेश के साथ आगे बैठ जाता है और मिसेज चार्ल्स पीछे। उनकी गाड़ी अपनी मंजिल की ओर निकल जाती है। लगभग 6 से 7 घंटे की ड्राइव के बाद वो उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां से शायरा गायब हुई थी। लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते उन्हें काफी रात हो गई थी। तभी नीलेश ने एक बोर्ड के सामने गाड़ी रोक दी जिस पर लिखा था, रात को इस मार्ग पर सफर न करें। क्यों रुक गए नीलेश? डर ने प्यार को खत्म कर दिया क्या है? चार्ल्स की इस बात पर नीलेश ने कुछ नहीं कहा, बल्कि दंदनाते हुए गाड़ी अंदर ले गया। उसने अपनी गाड़ी ठीक शायरा की गाड़ी के पास जाकर रोक दी। वहाँ सब कुछ उसी रात की तरह था। वही सन्नाटा, वही अंधेरापन और वही अजीब अजीब सी जानवरों की आवाजें, पर उन्हें कुछ वैसा नहीं दिख रहा था या महसूस हो रहा था जिससे वो शायरा का पता लगा सके। मिसेस चार्ल्स शायरा की गाड़ी में जा बैठी और दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रख अपनी आंखें मूंद ली, जिसके बाद मिसेस चार्ल्स ने वो सब महसूस किया जो शायरा के साथ हुआ। अंत में उन्हें एक अंधेरा कमरा दिखा जहां अचानक से एक अजीब पगड़ी पहने हुए इंसान उसके मुंह के पास आकर चीखा और इधर मिसेस चार्ल्स की आंखें भी तेज सांस के साथ खुल गईं, जिनमें डर साफ दिख रहा था। वो गाड़ी से उतरते हुए हांफने लगी। तुम ठीक तो हो ना? क्यों करती हो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल? पता है ना ये तुम्हें अंदर से कमजोर करती है। चार्ल्स, शायरा जिंदा है। वो किसी अंधेरे कमरे में बंद है। नीलेश कहाँ है? चार्ल्स ने जब पीछे देखा तो वहाँ नीलेश नहीं था। वो उसे आवाज देने लगे और जब थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो नीलेश बेसुध जंगल की तरफ बढ़ा जा रहा था। चार्ल्स दौड़ते हुए गया और नीलेश के कंधे पर हाथ देकर उसे रोक लिया। तब तक मिसेस चार्ल्स भी वहाँ आ गई। तुम कहाँ जा रहे थे नीलेश? उस लाल गुब्बारे को देखते ही मैं उसके पीछे जाने लगा था। उस कमरे में भी गुब्बारे थे। हो ना हो इन सभी चीजों के पीछे गुब्बारों का कुछ ना कुछ तो लेना देना है। और जब हम साथ हैं तो गुब्बारे दिख नहीं रहे कि ये जो भी आत्मा है वो अकेले इंसान का ही शिकार करती है। लेकिन आगे कुछ करने से पहले हमें ये पता लगाना होगा कि यहाँ ऐसा क्या हुआ था जो ये जगह ऐसी हो गई है। इस जगह के बारे में पता लगाने के लिए वो तीनों पास के गांव में पहुंच जाते हैं।
लेकिन वहाँ पूरा का पूरा गांव सो रहा है। तभी उनकी नजर मंदिर पर जाती है और वहाँ एक बूढ़े पुजारी को उठाकर आप बीती बताते हैं, जिसके बाद पुजारी कहता है, बात बहुत पुरानी है। इसी गांव में एक गरीब गुब्बारे वाला रहता था, जो इसी बाजार में आकर गुब्बारे बेचता था। पर कुछ आवारा लड़के रोज अपनी बीड़ी से उसका गुब्बारा फोड़ दिया करते थे। वो उसके बार बार गुजारिश करने पर भी नहीं रुके। फिर एक दिन, पुजारी ने आगे बताया कि एक दिन वो गुब्बारे वाला खाली हाथ बाजार आया, जिस पर उन लड़कों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे गुब्बारे वाले आज नहीं लाया अपना फुग्गा, अब हम क्या फोड़ेंगे? लेकर आया हूं ना, वो देखो। गुब्बारे वाले ने इशारे में कहीं दूर लाल गुब्बारे का झुंड दिखा दिया और कहा, जाओ जाओ, जी भर के फोड़ लो अपनी बीड़ी से गुब्बारे। गुब्बारे वाले के इतना कहते ही वो सब आवारा लड़के बीड़ी फूंकते हुए गुब्बारे वाले के पास पहुंच गए। अरे आज तो मजा आएगा, इतने सारे गुब्बारे। चलो मैं करता हूँ शुरुआत। फिर जैसे ही उसने बीड़ी गुब्बारे में लगाई तो एक तेज धमाका हुआ, क्योंकि गुब्बारे वाले ने उन लड़कों को मजा चखाने के लिए उनमें से कई गुब्बारों में रसोई सिलेंडर की गैस भर दी थी, जिसका धमाका एक सेकंड के लिए किसी बम की तरह हुआ। इस बात का अंदाजा खुद गुब्बारे वाले को भी नहीं था, पर वो लड़के इससे पूरी तरह झुलस गए, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने गुब्बारे वाले का हाल पूरा कर दिया और जंगल में एक काठ के घर में बंद कर दिया, जहां वो भूख और प्यास से मर गया, जहां से आज तक किसी ने उसकी लाश भी नहीं हटाई। पुजारी की बात सुनकर मिस्टर एंड मिसेस चार्ल्स ये समझ गए थे कि वो भूत कोई और नहीं बल्कि गुब्बारे वाला ही है। साथ ही उन्हें उसकी कमजोरी का भी पता चला कि वो भीड़ से डरता है, क्योंकि एक भीड़ ने ही उस अकेली जान को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो भी बस अकेले इंसान को देखकर ही मारता है। पुजारी की मदद से चार्ल्स उसी जगह पहुंच गया जहां उस गुब्बारे वाले को मारा गया था। वहां पहुंचते ही मिसेस चार्ल्स ने कहा, यही वो जगह है जहाँ उसने शायरा को रखा है। ये सुनते ही नीलेश घर की ओर बढ़ा और दरवाजा खोलने लगा कि तभी वो उड़ता हुआ बाहर आ गिरा। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर लात मार कर गिरा दिया। यहाँ वो सालों तक बंद रहा था, हम ऐसे शायरा को उसके चंगुल से नहीं छुड़ा सकते, दिमाग से काम लेना होगा। तभी मिसेस चार्ल्स अपने घुटनों के बल बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने अंतर मन की मदद से वो कमरे के अंदर गुब्बारे वाले के पास पहुंच जाती है। उस कमरे में कई नरकंकाल पड़े थे जिसका शिकार उसने किया था। वहीं कमरे के एक कोने में शायरा भी पड़ी थी। जैसे ही मिसेस चार्ल्स उसकी तरफ बढ़ी कि गुब्बारे वाले ने उस पर हमला कर दिया, पर मिसेस चार्ल्स को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अंदर वो नहीं उसकी अंतरात्मा थी, और भला आत्मा को आत्मा कैसे नुकसान पहुंचा सकती थी। कौन है तू? यहाँ क्यों आई है? ये मेरी जगह है जहां मैं लोगों को वैसे ही मारता हूँ जैसे मुझे मारा गया था, भूखा तड़पा तड़पा कर। शायरा को छोड़ दो, उसे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों छोड़ दूं? मुझे तो किसी ने नहीं छोड़ा, यहीं छोड़ दिया तड़प तड़प कर मरने के लिए। उसकी ना सही, पर उसके पेट में पल रहे बच्चे की तो फिक्र करो। मेरा भी एक बेटा था और मेरे सिवा उसका कोई नहीं रहा, फिर भी सबने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, बिना ये सोचे कि मेरे बेटे का क्या हाल होगा। तुम्हारा बेटा था नहीं, बल्कि अभी भी है, यही बाहर पुजारी के साथ मंदिरों पर भीख मांगता है तुम्हारा बेटा। लेकिन अगर तुम शायरा को छोड़ दो तो वो तुम्हारे बेटे को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। पुजारी ने इन सभी को गुब्बारे वाले के बेटे के बारे में बताया था, और मिस्टर चार्ल्स ने अपने घोस्ट हंटिंग के करियर में बहुत से इमोशनल केस भी देखे थे, इसलिए उन्होंने यहाँ भी यही पैंतरा अपनाया। पर गुब्बारे वाले को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, जिसके बाद मिसेस चार्ल्स ने कहा, देख लो, तुम्हें खत्म करना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, पर अगर तुम मान जाते हो तो तुम्हारे बेटे को एक नई जिंदगी मिलेगी। इतना कहते ही मिसेस चार्ल्स ने गुब्बारे वाले को उसके बेटे की एक झलक दिखाई, और फिर मिस्टर चार्ल्स अंदर आए। फिर अपने तंत्र मंत्र और साथ ही अपने भूत पकड़ने के पैंतरे की मदद से गुब्बारे वाले की आत्मा को एक बोतल में कैद कर लिया।
नीलेश तुरंत ही शायरा को लेकर अस्पताल की ओर भागा और अपने साथ वो गुब्बारे वाले की बेटी को भी ले गया। मिस्टर एंड मिसेस चार्ल्स भी अब वहाँ से पैदल ही निकल चुके थे और जब वो उस बोर्ड के पास पहुंचे जहाँ इस रास्ते पर आने को मना किया गया था तो मिसेस चार्ल्स ने उस बोर्ड को उखाड़ फेंका। इरादा क्या है मिसेस चार्ल्स? इरादा तो साफ है, अब तो इंतजार है एक नए केस का।